हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पुलिस का काम क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टिगेशन को लेके और किसी भी एक पर्टिकुलर केस को लेके। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो क्राइम होने के बाद पुलिस वहां पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद सभी एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो मर्डर किस वेपन से हुआ है ये पुलिस फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, मर्डर किसने किया है। सो इसके बाद पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर करती है अगर कोई कॉन्विक्ट है उसके अगेंस्ट। इसके अलावा पुलिस का काम होता है कि जो भी उस इंसिडेंट से जुड़े हुए सारे एविडेंसेस हैं, सारे प्रूफ हैं, उनको इकट्ठा करे। इसके साथ ही पुलिस का काम होता है चार्जशीट प्रिपेयर करना, और चार्जशीट प्रिपेयर करके पुलिस उसको जज के सामने कोर्ट में पेश करना होता है। चार्जशीट चार्जशीट इसको क्यों कहते हैं? बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को गिल्टी माना जाता है पुलिस के द्वारा कि इसने ये क्राइम किया है, तो उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। चार्जेस जैसे लाइक अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है तो 307 लगेगा, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 307 की धारा लगेगी। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत 302 का मुकदमा चलेगा। अगर किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो 420 आईपीसी की धारा 420 के तहत उसके ऊपर केस रजिस्टर किया जाएगा। सो ये सारे काम होते हैं पुलिस के, एफआईआर रजिस्टर करना, साथ में चार्जशीट बनाना, लाइक इन्वेस्टिगेशन करना किसने ये क्राइम किया है। अगर कहीं पे किसी ने लाइक रॉबरी की है तो रॉबरी किन्होंने की है, तो जो पुलिस होती है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान को जब वो अरेस्ट करती है तो पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको दोषी करार दे दे और गिल्टी मान के और उनको सीधे सजा सुना दे। ये काम हमारे कोर्ट्स का होता है, हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसका होता है। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस का ये काम है, ये उनकी ड्यूटी है कि 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर जज जो होते हैं नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, उनके सामने वो जिस व्यक्ति को उन्होंने अक्यूज किया है उसको कहते हैं अक्यूज, जिस पर आरोप लगाया गया है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया होगा, उसको जज साहब के सामने 24 घंटे 24 आवर्स में पेश करना पड़ता है। ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा एक और चीज है कि पुलिस उस पूरी घटना की एक रिपोर्ट बनाती है, एफआईआर के बेस पे तहकीकात करती है। अगर पुलिस को लगता है कि ये जो क्राइम हुआ है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पूरी तरह से साफ नहीं है, अगर उन्हें और टाइम चाहिए जिससे वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो पुलिस जज साहब को बोल के 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी मांग सकती है। इस जुडिशियल कस्टडी में वो उस एक अक्यूज्ड मतलब आरोपी को अपने पास 14 डेज के लिए रख के उससे पूछताछ करके, जांच पड़ताल करके, केस को और बेहतर समझ के, और फिर जज साहब के सामने वो लोग आते हैं, पूरी घटना की जांच पड़ताल करके और चार्जशीट दाखिल करते हैं, और उसी चार्जशीट के बिहाफ पे जज साहब आगे की कार्रवाई करते हैं। मतलब जज साहब भी उसी चार्जशीट को प्राइमरी एविडेंस मान के और उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे केस को चलाते हैं। इसको कहते हैं ट्रायल। अगर जज साहब केस की सुनवाई करते हैं तो वो क्या होता है? ट्रायल, TRIAL। ये सब कुछ कानूनी भाषाएं हैं जो कुछ अलग है। जैसे जज साहब फैसला सुनाते हैं तो उसको हम वर्डिक्ट कहते हैं, डिसीजन नहीं कहते हैं। इसी के साथ ही किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, इसको एक और है, अरेस्ट करने की जगह एक और वर्ड यूज किया जाता है और वो है डिटेन। तो जब इफ एनीवन इज डिटेन्ड बाय द पुलिस देन दैट पर्सन हैज सम पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स। उस व्यक्ति के पास भी कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो उसे आर्टिकल 22 देते हैं। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में कुछ राइट्स हैं, और आर्टिकल 22 के तहत उस व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल पुलिस मिस्टर सोहन सिंह को अरेस्ट कर रही है तो पुलिस को सोहन सिंह को बताना पड़ेगा कि आपको हम इस क्राइम के तहत अरेस्ट कर रहे हैं, आपने ये क्राइम किया है इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही सोहन सिंह को अपने वकील, अपने एडवोकेट से
बातचीत करने, अपने एडवोकेट को बुलाने, उनसे जमानत के लिए अप्लाई करने, इन सभी चीजों की आजादी होती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उनके पास पूरा अधिकार होता है कि उनका राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ एक राइट है हर इंसान का इंडिया में, वो नहीं छीना जा सकता है। उनको खाना पीना मिलेगा, पुलिस उनको टॉर्चर नहीं कर सकती, मारपीट नहीं कर सकती जब उनको लॉकअप पे रखा गया है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फॉर एग्जाम्पल उनके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, एडवोकेट को पैसे देने के लिए, तो कोर्ट जो है वो वकील की व्यवस्था करती है और उसका पैसा गवर्नमेंट उठाती है। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। इसके साथ ही पुलिस किसी भी वुमेन को और 15 साल के कम उम्र के व्यक्ति को, अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है और या फिर कोई वुमेन है, तो इन दो लोगों को पुलिस थाने में नहीं बुला सकती सिर्फ पूछताछ के लिए। इनको इनके घर पे ही जाके इनसे पूछताछ करनी होगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसके साथ ही किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये भी काम। इसके साथ ही एक और चीज है कि अगर जो पुलिस कस्टडी में जो भी बयान पुलिस लेती है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और अगर वो कोई भी बयान देते हैं तो वो एक एविडेंस नहीं माना जा सकता, है ना, उसको एक प्रूफ नहीं माना जाएगा। वही सही माना जाएगा जो कोई भी व्यक्ति जज साहब के सामने जो बयान देंगे वही एविडेंस ट्रू माना जाएगा। पुलिस के बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम एफआईआर के बारे में बात कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एफआईआर से रिलेटेड या किसी व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट करके लाती थी तो उससे रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो इसके प्रति एक डीके बसु गाइडलाइंस करके हैं जो एक जज साहब ने इनको रखी थी कि अगर किसी, इनमें क्या है, ये गाइडलाइंस जो है डीके बसु गाइडलाइंस, इसमें क्या गाइडलाइंस पुलिस को दी गई, ये गाइडलाइंस पुलिस को दी गई कि जब भी, पहला पॉइंट, जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो आप प्रॉपर अपनी यूनिफॉर्म में होंगे। आपका जो नेम, जो पुलिस जो भी यूनिफॉर्म पहनती है उनका यहाँ पे जो नेम होता है, बैज होता है, वो क्लियर होगा। आपके स्टार्स, आप किस रैंक के अधिकारी हैं वो भी आप प्रॉपरली शो करेंगे। दूसरी चीज, आप एक मेमो मेंटेन करेंगे, कितने बजे अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया, ये सारी डिटेल आप मेंटेन करेंगे। तीसरी चीज, आप उस व्यक्ति के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके फ्रेंड या उसके रिलेटिव को बताना जरूरी है। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ स्टेशन रहता है, अगर कोई व्यक्ति अगर वो यूपी से है और वो बंगाल में काम कर रहा है, कैलकाटा में, अगर कैलकाटा पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो ये कैलकाटा पुलिस का काम है कि वो उसके रिलेटिव्स को 8 से 12 घंटों में उसकी इंफॉर्मेशन दे दे कि हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, इस केस में अरेस्ट किया। अब बात कर लेते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पुलिस के पास लॉन्च की जाती है। ये एफआईआर क्या, अगर आप इसके नाम को ही देखें ना तो आप इजीली समझ सकते हैं। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो पहली इंफॉर्मेशन मिलती है वो लेके एक जिसको प्रॉब्लम हुई होती है वो पुलिस के पास जाता है। मान लो कि किसी की दुकान में चोरी हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो वो व्यक्ति पुलिस के पास जाएगा, वो लिखवाएगा कि मैं जब सुबह गया तो मैंने देखा दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ था, क्या आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो बोलेंगे यस लगा हुआ है। अब वो सीसीटीवी कैमरा पुलिस को देगा एज ए एविडेंस वो इंसान। अब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा को देख के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी। तो जो बेसिकली एफआईआर होती है दैट इज रिलेटेड विद कि फर्स्ट टाइम में क्या रिपोर्ट, क्या इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है तो आप सीनियर ऑफिसर्स के पास जा सकते हैं। जैसे हर जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जिनको एसपी कहते हैं, आप एसपी के पास जा सकते हैं। अगर एसपी के अलावा और ऊंचे अधिकारी होते हैं जिनको कहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो हर जिले में नहीं होते, आपको याद रखना है। हर जिले में कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं बैठते हैं, लेकिन हर जिले में एसपी जरूर बैठते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं। साथ में कोर्ट ने एक और आदेश दे दिया है, वो ये है
कि अगर आप चाहें तो किसी भी पुलिस स्टेशन पे एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, चाहे वो आपके एरिया में हो या ना हो, उस एरिया में क्राइम हुआ हो या ना हो। इसके बाद देखो होता क्या है एक्चुअली कि जिस एरिया में क्राइम होता है, जैसे अगर किसी का कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, किसी ने उसका मोबाइल छीन लिया और भाग गया, तो जिस एरिया में जनरली वो मोबाइल छीना गया वहीं पे उसकी एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे एरिया में भी एफआईआर कराना चाहें तो करा सकते हैं, बाद में उस केस को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा नियम है, ऐसा प्रावधान है हमारे कानून में। ये चीज है। एफआईआर में क्या चीजें होती हैं, जैसे एफआईआर में क्या क्या होता है कि टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइम पे चोरी हुई, अगर चोरी का केस है तो कितने बजे चोरी हुई, किस व्यक्ति का मोबाइल चुराया गया उसका नाम, जिसने चोरी की, जो चोरी करके भागा उसने क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या आप उसे जानते हैं, नहीं जानते तो आप उसमें लिखवाएंगे कि वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान था। इसके बाद आप सारी डिटेल देते हैं और क्या क्या वो किस बाइक से था या वो पैदल था, कैसे दौड़ा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देते हैं। कौन सी कंपनी का मोबाइल था जो आपने यूज किया हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एफआईआर में लिखवाते हैं, फिर पुलिस उस एफआईआर के बिहाफ पे आगे केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। ये था कंप्लीटली पुलिस का रोल, पुलिस क्या करती है और एफआईआर में क्या फीचर्स होते हैं, एफआईआर कैसे होती है, एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास आप कब जा सकते हैं, एफआईआर कौन से थाने में लॉन्च कराई जा सकती है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो एक व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जाता है उसके पास क्या अधिकार होते हैं।